हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको ब्लड के पार्ट 1 में ब्लड की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी। अब हम आज बात करेंगे ब्लड के पार्ट 2 में, उसमें जो रुद्राणु और प्लाज्मा। जैसे रुद्राणु में आपके कार्पसेल्स में आपके जो पाए जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इसको हम दो वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। पहला आता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो रुधिर में जो प्लाज्मा पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 55 से 60%, ठीक है। जबकि रुधिराणु, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं कार्पसेल्स, ये आपके ब्लड का 40 से 45% भाग होता है। रुद्राणुओं का ब्लड में 40 से 45% भाग होता है। अब यदि हम बताएं कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती हैं। प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहली होती है आपकी फाइब्रिनोजेन, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी प्रोथ्रोम्बिन। यानी कि प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती हैं। पहली होती है आपकी फाइब्रिनोजेन, दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन। यदि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इनका जो प्लाज्मा में कार्य होता है वो होता है आपका गाढ़ा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो ब्लड होता है वो आपका प्राकृतिक कोलाइडल होता है। अब प्राकृतिक कोलाइडल का मतलब होता है कि कुछ भाग तरल होता है और कुछ भाग ठोस होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है ये आपका तरल भाग होता है और ये कुछ पीलापन लिए हुए होता है, ठीक है। तो इसमें जो पीलापन लिए हुए होता है वो होता है आपका प्लाज्मा, और इसमें जो ठोस कण होते हैं, जो इसमें आपके ठोस कण होते हैं ब्लड में, वो आपके कार्पल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के जो होते हैं वो आपके ठोस कण होते हैं। जैसे आपको यदि हम एक उदाहरण के तौर पर बताएं कि जैसे आपका होती है चाय में क्या होता है कि चाय में कुछ भाग, जैसे हमारा दूध और पानी, ये तो होता है आपका तरल, और उसके बाद यदि हम उसमें चीनी पत्ती और चाय जो है हम उसमें डालते हैं, वो आपके सभी ठोस कण होते हैं। उसी प्रकार से आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी समझ लेना, और प्लाज्मा जो है आपका जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा में जो है वो आपका पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक दो प्रोटीन पाई जाती हैं जो कि प्लाज्मा को गाढ़ा करने का कार्य करती है। और इनसे प्लाज्मा से यदि मेनली फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाए, से अलग कर दिया जाए, तो प्लाज्मा आपका बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है और थोड़ा ज्यादा ही पीला हो जाता है। वैसे भी प्लाज्मा पीले कलर का होता है, और यदि उससे फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल ली जाए तो प्लाज्मा जो है वो आपका और भी ज्यादा पीला हो जाएगा, ठीक है, और भी ज्यादा हल्का पीला हो जाएगा और पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्लाज्मा की बात। आगे हम, और इसमें जो है सीरम पाया जाता है। सीरम से ही सीरम पीले कलर का होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जब सैंपल लेते हैं तो उनकी जो है कितनी बड़ी एक सैंपल लेने की जो डिबिया सी होती है ना, उसमें नीचे जो ठोस कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो प्लाज्मा का भाग होता है वो ऊपर पीलापन लिए हुए ऊपर। कुछ देर बाद यदि आप देखेंगे तो ऊपर पीला कलर दिखाएगा, और नीचे जो ठोस कण होंगे वो आपका रेड कलर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कण उसी में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जो ठोस कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो पीला कलर का जो तरल पदार्थ होता है वो आपका ऊपर उठ के पीला दिखता है, ठीक है। तो सीरम से ही आपकी जो है ब्लड की जांच होती है, ठीक है। रुद्राणु के बारे में यदि हम बात करें तो रुद्राणु को फिर से आप 3 भागों में बांट सकते हैं। रुद्राणु को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि कार्पसेल्स को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आरबीसी को हम हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को हिंदी में हम श्वेत रुधिर कणिकाएं, जबकि प्लेटलेट्स को हम हिंदी में बिंबाणु के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिंबाणु के नाम से। जबकि आरबीसी को हम लाल रुधिर कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका अब यदि हम आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया और हम उसके बारे में बात कर लेंगे, रक्त में जो है आपका पाया जाता है
तो प्लाज्मा पाया जाता है आपका कितना 55 से 60%, और रुद्राणु जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 40 से 45%। ठीक है, अब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अलग से एलोबरेट करेंगे। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से ले लें। हम रुद्राणु, कार्पसेल्स, हम रुद्राणु के बारे में यदि हम बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। ठीक है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का जो होता है, प्लेटलेट्स को हम हिंदी में बिम्बाणु, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी का जो नाम साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी की कमी से, मींस श्वेत रुधिर कणिकाओं की कमी से एक ल्यूकोमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ल्यूकोमिया रोग। तो ल्यूकोसाइट से ही समझ लें कि ल्यूकोमिया, और ल्यूकोमिया रोग को हम कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से ही होता है। तो ये जो है आपका इरिथ्रोसाइट। अब आरबीसी की जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 90 से 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो होता है आपका 90 से 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 4 दिन, मात्र 4 दिन। ठीक है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 7 दिन। ठीक है, 7 दिन। अब इनकी जो संख्या होती है ब्लड में, आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 50 लाख, 50 लाख। अब 50 लाख को हम 5 मिलियन भी लिख सकते हैं, 50 लाख को हम 5 मिलियन भी लिख सकते हैं। तो यदि 5 मिलियन ऑप्शन में मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, 5 मिलियन भी सही है और 50 लाख भी सही है, क्योंकि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, तो 50 लाख बराबर 5 मिलियन हो गया ना। तो 50 लाख या 5 मिलियन। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है ब्लड में वो होती है आपकी 8 से 10,000 या 10,000 या 8 से 12,000 मान लो। ठीक है, 8 से 12,000। उसके बाद प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 2 लाख, 2 लाख। अब देखो, आप इन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों को जोड़ दें तो आपके 2,10,000 मान लो, 2,10,000 हो रहे हैं। और ये आपके सिर्फ आरबीसी को यदि हम अकेले जोड़ते हैं तो वो आपके होते हैं 50 लाख। तो इसे कहा जाता है कि आरबीसी जो है वो आपका कुल रुद्राणुओं का 95% भाग होता है। कुल कार्पसेल्स का 95% भाग आरबीसी होता है। ठीक है, तो 95% भाग जब आरबीसी होता है तो आरबीसी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि रुद्राणुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी पाई जाती है, रुद्राणुओं में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो लड़के ऑप्शन लगा के आ गए कि प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो 60 या 55 से 60% पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? रुद्राणुओं से क्वेश्चन था रुद्राणुओं से। लेकिन लड़के जल्दी में ब्लड, उन्होंने ब्लड समझ लिया, रक्त को समझ लिया। ये होती, यदि आपसे ब्लड पूछे कि ब्लड में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है तो है आपका प्लाज्मा। लेकिन यदि आपसे रुद्राणुओं के बारे में बात की जाए तो आपका कौन सा सही होगा? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में आपका 50 लाख और इसमें आपके 8 से 12,000, और ये आपके प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आपकी 2 लाख होती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पूरे होल कार्पसेल्स का 95% भाग आरबीसी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम इसके आगे और बात करें तो आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है गोल। मीन्स आरबीसी का जो शेप होता है वो गोल होता है और उसमें बीच में कुछ चपटा होता है, बीच में चपटा भाग, चपटा लिए हुए चपटा आकार होता है, गोल तथा चपटा। ठीक है, और कार्पसेल्स मीन्स डब्ल्यूबीसी का आकार होता है अनिश्चित,
मीन्स इरेगुलर, अनिश्चित, मीन्स इसका कोई आकार ही नहीं होता है, अनिश्चित होता है। जबकि प्लेटलेट्स जो है वो उत्तल लेंस की तरह दिखता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कैसा होता है? इस प्रकार से, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसी तरीके से आपकी प्लेटलेट्स का आकार उत्तल लेंस की भांति या उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका आरबीसी जो है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी में आपके केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जब आपके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और केंद्रक में आपका डीएनए पाया जाता है, जब आपका केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है, तो यदि आपसे कोई कहे कि आरबीसी से डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, तो नहीं, क्योंकि आरबीसी में जब केंद्रक नहीं पाया जाता और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए टेस्ट आपका आरबीसी के थ्रू नहीं हो सकता है, क्योंकि आरबीसी में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि आपके शरीर की सभी कोशिकाओं में छोड़ करके प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और आपकी जो शरीर में जितने भी, जैसे आपके बाल हैं, नाखून है, थूक है, इस प्रकार से इन सभी चीजों में आपका केंद्रक पाए जाते हैं और इन सभी से आपके जो है डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आपका आरबीसी से जो है आपका डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगला आता है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो इसके डब्ल्यूबीसी के थ्रू हम डीएनए का टेस्ट कर सकते हैं, डीएनए की जांच कर सकते हैं। अगला आता है आपका आरबीसी में लाइसोसोम। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब हमने आपको एक बार ब्लड के पार्ट 1 में ही बता दिया था कि आरबीसी का जो कब्र होता है वो आपका स्प्लीन मीन्स प्लीहा होता है। जब और लाइसोसोम और केंद्रक के बारे में यदि आपको सही से जानकारी लेनी हो, तो हमने कोशिका वाले वीडियो में केंद्रक और लाइसोसोम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो जब इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम जो है ये मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण करता है। मीन्स जो शरीर में मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जब आरबीसी का जो कार्य होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 90 से 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का होता है 4 दिन। ठीक है। अब ये 4 दिन के बाद ये जब मर जाती हैं और नई कोशिकाएं, नई आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, तो जो मरी हुई कोशिकाएं हमारे शरीर में मीन्स प्लाज्मा में जब तैर रही होती हैं, वहां से परिवहन कर रही होती हैं और घूम रही होती हैं, तो लाइसोसोम का कार्य होता है आत्महत्या की थैली। लाइसोम का कार्य होता है मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण करना। लेकिन जब उसमें लाइसोसोम आरबीसी में पाया ही नहीं जाता है, तो फिर इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान जो है या ग्रेवयार्ड जो है वो आपका स्प्लीन कहलाता है। तो मरी हुई कोशिकाएं मीन्स आरबीसी को का भक्षण जो करता है वो आपका स्प्लीन करता है। स्प्लीन जैसे ये आपके पूरे शरीर में तैरती हुई आगे बढ़ती हैं, तो स्प्लीन उनको खींच कर अपने पास रख लेता है। मीन्स जो प्लीहा होता है वो रख लेता है। ठीक है। जबकि डब्ल्यूबीसी में आपका लाइसोसोम पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में आपका लाइसोसोम पाया जाता है। तो अब डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 4 दिन। तो 4 दिन के बाद जो लाइसोसोम होता है वो आपका इनको मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर लेता है। ठीक है। अगला आता है, अब हम आकार के बारे में एक चीज आपकी छूट गई, वो हम बता दें कि आरबीसी का जो आकार होता है वो ऊंचाई पर जाने से बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आरबीसी में एक हम बात बता दें आपको, ये हमने ब्लड के पार्ट 1 में भी बताई थी कि ब्लड जो है, ब्लड में आपका पाया जाता है आरबीसी, ब्लड में आपका आरबीसी पाया जाता है, जबकि आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में जो है आपका एफई पाया जाता है। और एफई की कमी से जिस व्यक्ति में एफई, हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर मींस ब्लड के पार्ट 1 में बताया है कि जो मेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, जबकि महिलाओं में यानी कि फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो आपकी 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। तो जो एनीमिया की कमी, लोहे की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है एनीमिया।
ठीक है। एनीमिया रोग होता है ये आपका हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व जो है वो है आपका Fe, और Fe जो है, जब Fe कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगी, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपका आरबीसी भी कम होगी, और आरबीसी कम होगी तो आपका ब्लड कम होगा, और जब ब्लड कम होगा तो इसीलिए एनीमिया का हिंदी नाम होता है रक्त अल्पता, मीन्स रक्त की कमी। और ये जो रोग है एनीमिया, ये आपका रक्त की कमी से ही होने वाला रोग है। यानी कि रक्त की कमी से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त की कमी से होने वाला रोग जो है तो वो है आपका रक्ताल्पता, और आरबीसी की कमी से होने वाला रोग तो वो भी आपका रक्ताल्पता या एनीमिया, या हीमोग्लोबिन कमी से या Fe की कमी से तो वो भी आपका एनीमिया या रक्ताल्पता होता है। ठीक है। अब आरबीसी के बारे में यदि हम बताएं तो आरबीसी जो है वो आपका शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है, या फिर किसी चीज को जागरूक करता है। जैसे यदि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनमें आरबीसी की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चे होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है, तो वो हमेशा उछल कूद करते रहते हैं और वो जल्दी से थकते नहीं है। जबकि आपने कई वयस्क लोगों को या बड़े लोगों को देखा होगा तो वो थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि उनमें आरबीसी की थोड़ी सी कमी पाई जाती है, इसलिए अब बच्चों में जो है वो आपकी आरबीसी की मात्रा लगभग बराबर, लगभग ठीक पाई जाती है, इसलिए बच्चे कभी थकते नहीं और उछल कूद हमेशा लगातार उछल कूद करते रहते हैं। ठीक है। तो यदि आपके शरीर में थकावट हो रही है तो आप समझ लेना कि आरबीसी की थोड़ी सी कमी हो गई है। ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका शरीर को जागरूक करता है, शरीर में किसी कार्य को करने के लिए ये आपका जागरूक करता है आरबीसी। जबकि डब्ल्यूबीसी के बारे में यदि हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार होते हैं वो आपका आता है आपका अगला एंटीबॉडी। ये शरीर में रक्षा प्रदान करता है, ये शरीर में रक्षा प्रदान करता है एंटीबॉडी। उसके बाद आता है आपका एंटीबॉडी के बाद आता है आपका लिम्फोसाइट्स। उसके बाद आता है आपका मोनोसाइट। उसके बाद आता है आपका बेसोफिल। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रोफिल। उसके बाद आता है आपका हीमोफिल। इन सभी की उपस्थिति में जो है आपका डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या करता है, शरीर में रक्षा प्रदान करता है। जब ये रक्षा प्रदान करता है, जैसे ही देखा कि शरीर में किसी भी रोग का प्रवेश हुआ तो एंटीबॉडी जाता है लिम्फोसाइट के पास कि लिम्फोसाइट भाई साहब शरीर में किसी बीमारी का प्रवेश हो रहा है। जैसे ही प्रवेश हुआ तो लिम्फोसाइट एकदम तैयार हो गया कि हाँ आ जाओ भाई साहब, हम लड़ने के लिए तैयार। तो लिम्फोसाइट मारने के लिए तैयार है। लिम्फोसाइट जैसे ही शरीर में बीमारी प्रवेश की, लिम्फोसाइट तैयार, लिम्फोसाइट ने उसे मार के गिरा दिया। जैसे ही उसे मार के गिरा दिया तो मोनोसाइट ने क्या किया, मोनोसाइट ने उसे भक्षण कर लिया, मोनोसाइट ने उसे खा लिया। जो लिम्फोसाइट होता है उसका आकार होता है टी सेल, मींस टी आकार का, जबकि जो मोनोसाइट होता है वो आपका डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी की बात। डब्ल्यूबीसी में जो रक्षा करने का कार्य करता है वो आपका एंटीबॉडी करता है। उसके बाद आता है आपका प्लेटलेट्स के बारे में यदि हम बता दें तो प्लेटलेट्स जो है ये आपका शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। जागरूक कौन करता है आपको, आरबीसी। जबकि शक्ति प्रदान मीन्स लगातार कार्य को करते रहने के लिए जो शक्ति प्रदान करता है वो आपका प्लेटलेट्स करता है। और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है डेंगू, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेंगू फीवर, और इसी की कमी से हो जाता है। जबकि डॉक्टर कहते हैं कि आपकी प्लेटें गिर गई हैं। तो देहात में या गांव में लोग प्लेटें गिर गई हैं, प्लेटों के नाम से जानते हैं, जबकि इसका जो सही नाम, शुद्ध नाम होता है वो होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आपकी प्लेटलेट से ही गिर जाती है। 2 लाख की बजाय आपकी जो रह जाती है वो आपकी 40,000 से 50,000 प्लेटें रह जाती हैं, प्लेटलेट्स की संख्या रह जाती है। तो आपको डेंगू फीवर, और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं रहती है और शरीर बिल्कुल थकावट महसूस करने लगता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बिल्कुल भी असमर्थ हो जाता है। ठीक है। तो ये होता है आपका डेंगू में। डेंगू के लिए यदि उपचार के बारे में बता दें तो एक आता है आपका कीवी फ्रूट आता है। कीवी फ्रूट को चाइनीज गूसबेरी के नाम से जानते हैं, उसका सेवन करें तो। और उसके बाद बकरी का दूध और बकरी के दूध के बाद आपका जो ग्लोय और उसके बाद एलोवेरा, ये आपके पतंजलि स्टोर पर मिल जाएंगे। तो इनसे जो है आपका डेंगू फीवर सही हो जाएगा, डॉक्टर इसी की सलाह देता है। तो ये हो गई आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगली मुलाकात होगी आपकी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।